हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग बोले तो सेट वन डैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे। यह एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड प्रश्न को मिला के किया गया और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसे आप लोग डाउनलोड जरूर कर लें। और ध्यान दीजिएगा, यह सेट वन है। आने वाले समय में हम इसके सेट टू सेट थ्री आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। और यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट होता है तो। ध्यान दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों, मैथमेटिक्स भी रहेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको पेशेंस रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप यह देख के जाते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली करें, आप इजीली पास कर जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेट वन को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस सेट वन में हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बोले तो आपका एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, यानी फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, एंड आपका केमिस्ट्री से फिर 10 क्वेश्चन, एंड मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन। क्योंकि एक बार में हम लोग ज़्यादा प्रश्न करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग एक सेट में 30 एमसीक्यू को क्वेश्चन को करेंगे। आने वाले सेट में भी कुछ इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स के आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट वीडियो में 10 अलग एमसीक्यू आपके दिए रहेंगे, तो आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, कॉपी में लिखिए, अदरवाइज प्रिंट आउट करके इसे याद करते रहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से लिया गया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा गया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था उसी समय हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट बोले तो वोल्ट पर मीटर होता है। बट आप उस समय देखेंगे, पहले हम लोगों ने क्या बोला था, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। न्यूटन पर कूलम्ब कैसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ई बराबर क्या हो जाता है, एफ बाई क्यू। एफ बोले तो फोर्स और क्यू बोले तो आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो एफ का क्या होगा, हमारा न्यूटन हो जाता है, एंड क्यू चार्ज बोले तो कुलाम, यानी न्यूटन पर कुलाम होगा। बट आपके ऑप्शन में यह क्या दिया गया है, नहीं दिया गया। तो आपको उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1 न्यूटन पर कुलाम इज इक्विवेलेंट बोले तो समतुल्य होता है किसके, वोल्ट पर मीटर के समतुल्य होता है। यानी आपका करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे किसको चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में कुछ इसी तरीके से घुमाया हुआ रहता है। हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, वो सीरीज आपका कंटिन्यू ऐसा ही चलते रहेगा फ्रेंड्स। ये हम लोग अलग से कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में अब कम टाइम बचा है, तो इस तरीके से भी करना जरूरी होता है और सब्जेक्ट वाइज आपका कंटिन्यू चलेगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है, दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल, व्हाट हैपन व्हेन द रेसिस्टेंस इज रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो भी आपका क्या हो जा रहा है, डबल कर दे रहा है। यानी पहले भी था, अब ये 2 भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, डबल। व्हाट हैपन विथ करेंट, देन आपका करंट के साथ क्या होगा भैया, करंट पे कोई असर उसर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एंड आपका रेसिस्टेंस बेचारा क्या है, रेसिस्टेंस भैया जी अपना कांस्टेंट है। तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। आप एक्सप्लेनेशन डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए है फ्रेंड्स। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर। अब क्या बोल रहा है, आप इस ओम्स लॉ से जानते हैं जो हमारा वोल्टेज रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, करंट के रहता है। यानी आप वोल्ट में जब दोगुना कीजिएगा, 2 से गुना, तो ये भी बेचारा 2 गुना हो जाएगा, बोले तो कि डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इसे आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको ये फार्मूला को याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको बताना है स्केलर क्वांटिटी इसमें से क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, एंड देन आपका फोर्स। फोर्स जैसे बोलता है ना 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन नहीं रहता, ये फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगाता है। क्वांटिटी आपका 2 तरीके का, एक स्केलर एंड सेकेंड वन इज आपका वेक्टर होता है। यहाँ पे आपसे स्केलर पूछा है ना, तो स्केलर यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन इसके पास नहीं है कि किस दिशा में लग गया, तो ये इसके पास डायरेक्शन नहीं है, डेट्स वही हमारा क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। और बाकी यहाँ पे जितने दिए गए ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी रहता है। तो इसे याद रखे, हो सकता है आपके एग्जाम में वेक्टर पूछ दे, तो आपको वेक्टर चूज करके आना। ध्यान यही रखना है, वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर एक ऐसे कुंडली रहता है और इधर से करंट पास करता है। तो उसमें पूछ रहा है सोलेनोइड, जब इसके नेक्स्ट चैप्टर, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के 1 चैप्टर और 2 चैप्टर को किया, नेक्स्ट 3rd चैप्टर में सेम यही चैप्टर हम लोग करेंगे, मैग्नेटिक वाला है, तो उसे करेंगे। उस समय आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। बस अभी आप इसका आंसर को समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका 3rd वीडियो उसी चैप्टर से हम लोग कंप्लीट करेंगे। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, इनसाइड लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, तो लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म रहता है, मतलब यहाँ जितना रहेगा ना वहाँ भी उतना, वहाँ भी उतना। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कैसे होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं उसमें 3rd चैप्टर अभी हम लोग जस्ट करने वाले, वहाँ पे इसको डिटेल करेंगे। अभी डिटेल करेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। अभी आप जान लीजिए यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट सेपरेशन इंक्रीज, स्लिट का सेपरेशन मतलब सेपरेशन बोले तो डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, देन फ्रिंग विड्थ हमारा क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं वहाँ पे बताएंगे। उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे स्क्रीन रहता है और यहाँ पे हम लोग स्लिट लगाते हैं, ऐसे स्लिट रहा, फिर एक स्लिट रहा ऐसे, फिर एक स्लिट रहा ऐसे, और इधर से हम लोग कोहेरेंट लाइट सोर्स पास करते हैं। उसमें बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस, यानी ये जो सेपरेशन है ना, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वाला जो सेपरेशन होता है, ये जो गैप है ना, इसी को स्मॉल डी कहते हैं। अगर ये चेंज करेंगे तो फ्रिंग विड्थ पे क्या असर होगा, तो फ्रिंग विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, बीटा इज इक्वल टू, ये हमारा लेमडा हो गया, डी बाई डी। लेमडा आपका क्या हो जाता है, वेवलेंथ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि फ्रिंग विड्थ हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बोले तो हमारा वेवलेंथ, कैपिटल डी बोले तो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे एक स्क्रीन था बोले थे ना, और यहाँ पे स्प्लिट था, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये कैपिटल डी, मैं आपको एक फोटो बगल में दिख रहा होगा, आप उससे कंपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कैपिटल डी हो जाता है, और स्मॉल डी जो बोले थे ना, ये जो बीच वाला जो सेपरेशन रहता है, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, वो हो जाता है। अब बोल रहा है सेपरेशन को बढ़ाएंगे, ये तो भैया नीचे बटा में जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज कीजिएगा ना, ये वाला क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये अगर कोई बटा में है, जैसे आप मान लीजिए 10 बटा हम लोग क्या करते हैं 5 करते हैं, तो ये हमारा 2 आता है ना, यही 10 बटा अगर हम लोग 20 करेंगे तो ये कम आएगा ना। अगर 10 बटा मान लीजिए 10 कर दिए, बढ़ा के 10 कर दिए, तो ये 1 आने लगा ना। डैट मीन्स ये क्या, नीचे वाला चीज़ को जब जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है उसको इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू हमारा घटेगा। और डायरेक्टली समझिए ना फ्रेंड्स, ये बीटा है, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, तो डैट मीन्स इसको जब इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। आगे इस पर भी डिटेल चैप्टर वाइज जब करेंगे तो हम लोग वहाँ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, दी एनर्जी ऑफ अ फोटोन टू इट्स, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का मस्त सा फॉर्मूला है, हर बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। एच बाई है, एच न्यू हमारा हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, तो एनर्जी ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है हमारा, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये जो एच देख रहे हैं ना, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है, जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू बोले तो आपका ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एच क्या है भैया, जरा आप वो जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एच का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो एच का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 6 पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, आप इसे याद रखिएगा, ये कांस्टेंट रहता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे अभी आप नोट कर लीजिए। एंड भी आपको बोले ना, यहाँ पे हम लोग बताए वी क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लेमडा। सी बोले तो लाइट ऑफ स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड हमारा कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसे भी याद रखना है, ये न्यूमेरिकल बनाने से में काम आएगा। और लेमडा आपका क्या है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, तो आपने इसे याद रखना। ये क्वेश्चन से देखिए हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में बोला गया, अ कन्वेक्स लेंस और फॉर्म अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्टिव प्लेस, मतलब कन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज कब बनाएगा। तो देखिए कन्वेक्स लेंस अगर रियल इमेज उसको बनाना है ना, तो ये आपका यदि फोकस है तो फोकस, यहाँ मान लीजिए ये आपका फोकस होता है, ये फोकस, तो वो फोकस से दूर रहेगा, तभी वो हमारा क्या बनाएगा, एक रियल इमेज बनाएगा। क्योंकि यहाँ से ऐसे पास होता है, ऐसे जाता है, ये हमारा हो गया। और दूसरा आपका ठीक यहाँ से फोकस से बैंड होते हुए यहाँ पे आपका एक
रियल इमेज बन जाता है। बट यदि आप क्या रहेगा, यदि आप यही सेम चीज़ यदि आप फोकस पे रख के बनाए ना, यहाँ अगर फोकस है, अगर वो फोकस पे खड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ये यहाँ से बैंड होगा और ये ठीक यहाँ से जाएगा, ये दोनों लाइन सीधा चला जाएगा, कोई इमेज नहीं बनेगा। आपके क्वेश्चन में क्या कब बोला है, रियल इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बियॉन्ड द फोकस। अब आप बोलिएगा ठीक है, बियॉन्ड द फोकस रखने से मतलब फोकस से दूर रखने पे तो रियल इमेज बन रहा है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे हम फोकसे पे रख देते हैं तो क्या बनेगा, तो इनफाइनाइट पे बनेगा, बोले तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो हमें चूज क्या करना है, इनफाइनाइट पे बनेगा। अगर एग्जाम में बोल दे कि फोकस पे डाल दे तो एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, तो उसके लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया, अ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 2 आवर, 2 आवर हाफ लाइफ बोला है ना, तो ये T1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन आफ्टर 6 आवर, 6 आवर के बाद आपसे पूछा गया है कि यह आपका कितना होगा। तो चलिए देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखिए आपको कैसे इसे फाइंड आउट करना है अपने एग्जाम में। तो हाफ लाइफ का एक मस्त सा फार्मूला होता है, आपको अच्छे से पहले याद रखना है। एन टी बोले तो हमारा मतलब टी समय बाद वो सबस्टांस कितना बचेगा, मतलब एक सबस्टांस लिए मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, एक्स है आपका रेडियो एक्टिविटी, वो टी समय बाद, जैसे यहाँ पे पूछा 6 आवर बाद कितना होगा, आपसे पूछ सकता है 10 आवर बाद कितना होता है, इज इक्वल टू N0, यानी जो सबस्टांस पहले है उसका कितना भाग बचेगा, तो 1/2 क्या होता है, टी। बोले तो जितना समय आपसे पूछा गया है वो मतलब 6 आवर 7 आवर ये हो जाएगा, डिवाइडेड बटा कितना रहता है, टी हाफ लाइफ, जो उसका आपका हाफ लाइफ जो आपका दिया गया है ना वही होगा 1/2। अब इस फॉर्मूला पे चलिए जल्दी से आप वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर को फाइंड आउट करके कमेंट कीजिए। यह फॉर्मूला याद रखिएगा, जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पे मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूँगा और भी वेरियस न्यूमेरिकल मतलब अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये देखिए N0 है, इस पे नहीं जाना, मतलब ये बता रहा है आपका जो सामान पहले था ये वही को इंडिकेट कर रहा है। आप सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पार्ट पे, यानी 1/2 फार्मूला में क्या है, ये टी क्या है, वो जितना आवर पूछ रहा है रिमेन आफ्टर मतलब कितना, तो ये टी हमारा 6 दिया गया, ठीक है। एंड हाफ लाइफ इसका कितना है, हाफ लाइफ बोल रहा है रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ टी 1/2 कितना है, तो 2 है, यानी 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 1/2 के पावर 3 हो गया, यानी 1/2 का क्यू करेंगे कितना होगा 8, यानी 1/8 करेक्ट आंसर है। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में हाफ लाइफ से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, द डायरेक्शन इंड्यूस करेंट इन अ क्वाइल डिटरमाइन बाई, मतलब क्वाइल के अंदर का जो डायरेक्शन रहता है वो कौन सा लॉ के द्वारा बताया जाता है। जस्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया, आने वाले वीडियो में हम लोग इसे करेंगे। तो जो क्वाइल के अंदर का इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा लेंज लॉ ही है, और लेंज लॉ से हम लोग निकालते हैं। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या है, स्टेट दैट इंड्यूस करेंट अपोज द चेंजेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे प्रभावित हो रहा है उसके धारा को अपोज करता है, ठीक है। आपको उतना भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस प्रश्न से सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ का उपयोग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। और मैं बता रहा हूँ क्या याद रखना, ओम्स लॉ भी इज इक्वल टू IR हो जाता है। लेंज लॉ से क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। एंड फेराडे लॉ आपका EMF से रिलेटेड है, जस्ट चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुलम्स लॉ क्या आ जाता है, फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, जो कि चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे, एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, देन हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको टोटल क्लियर हुआ होगा और आपको सेशन मज़ा आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल 2eV, ठीक है, ये वर्क फंक्शन दिया गया है, या ये चैप्टर हम लोग आगे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ यानी लेमडा ऑफ अ लाइट दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मतलब उसका लेमडा मतलब उसका वेवलेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना है, और वर्क फंक्शन आपका इतना दिया गया। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वाई मैक्स बोले तो लेमडा मैक्स बराबर होता है हमारा इज इक्वल टू HC, H बोले तो आपका क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए H बराबर दिया भी हुआ है EVS, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया तो इसलिए यहाँ भी दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इंटू HC बोले तो लाइट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाता है 5
फाई का मान कितना दिया गया है, फाई हमारा क्या हो जाता है, वर्क फंक्शन बोले तो 2 eV हो जाएगा। एच का मान कितना दिया गया, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड दिया गया, ठीक है। एंड सी का मान हम लोग कितना जानते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये हमारा वाई मैक्स का फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला कैसे आता है, यदि आपको जानना है तो वेट कीजिए, चैप्टर वाइज जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जानिए इस फॉर्मूला से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या देखें, हमारा ये हमारा फॉर्मूला है एच सी। एच बोले तो हमारा कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 4.14 इंटू, एक सेकेंड, इंटू 10 कितना है, -5 है, ठीक है, लिख लिए। मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 सॉरी फ्रेंड्स, 3 इंटू 10 हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 8 है फ्रेंड्स, सॉरी। डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन आपका कितना दिया गया, तो वर्क फंक्शन आपका 2 दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग को इसे डिवाइड करना है, ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये ऊपर यदि हम लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेंसिल का कलर चेंज करके फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 12 हो गया। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 एंड एक 4 हो जाएगा। एंड 4 इंटू 3 4 3 हमारा 12 हो जाएगा। और 0.1 के बाद इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ 10 माइनस कितना है, 5 है, और 10 8 है, तो 8 में से 5 जाएगा तो आपको कितना बचेगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये 5 नहीं, यहाँ 15 है, सॉरी अभी गलती हो गया था मुझसे, यहाँ 15 है। 15 में से 8 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे 10 हमारा क्या बच जाएगा, 7 बचेगा फ्रेंड्स, -7 रहेगा, ठीक है ना। तो आपने इसे याद रखना, डिवाइडेड बाई क्या, ये डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग इसे 2 से यदि कट करेंगे तो ये हमारा कितना बार में जाएगा, 6 बार में 6.21 हो जाएगा फ्रेंड्स, 6.21। यानी कि हमारा कितना आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 6.21 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। ये हमारा अभी मीटर में निकला है, ठीक है। बट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, न्यूटन मीटर में कह रहा है। तो न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या होगा, देखिए न्यूटन में कैसे चेंज करें। अभी हमारा ये आया ना 6.21 इंटू 10⁻7 मीटर, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, फिर देखिएगा यहाँ के आगे हम लोग देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको वो समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकेंड, हमारा कितना था फ्रेंड, 6.21 इंटू 10 कितना था, -7। क्या इस 6.21 में से जब हम लोग, ज़रा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.21 ये पॉइंट तो हट गया ना, तो यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। अब ये क्या हो जाएगा, 6.21, एक सेकेंड फ्रेंड, 6 पॉइंट हमारा क्या, सॉरी फ्रेंड्स पॉइंट तो हट गया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 621 मल्टीप्लाई बाई 10 इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 10⁻²। और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 एंड -2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 एंड 10⁻⁻9 को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो हो गया ना 621 न्यूटन पर मीटर, ये कितना के अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ डाउट होगा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, देखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्या, 10 प्रश्न मतलब 10 प्रश्न आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न को। फ्रेंड्स केमिस्ट्री में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोबल गैस। आपको बताना है इनमें से नोबल गैस कौन सा है। बोले तो अक्रिय गैस आपका कौन सा होता है, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए अक्रिय गैस जो होता है उसे हम लोग नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं। और यह ग्रुप 18 का एलिमेंट, जब हम लोगों ने यूनिट 7 एंड 8 को कवर किया था पिछले वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने टोटल 1 शॉट में 2 यूनिट को कंप्लीट किया था, वहाँ पे मैंने बताया था ग्रुप 18 के एलिमेंट जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी जो होते हैं आपका अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। बोले तो नोबेल गैस की श्रेणी में आते हैं। तो उसमें से देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, हीलियम, जो कि ग्रुप 18 से आता है। यह अक्रिय गैस है, मतलब कहने का मतलब यह किसी से रिएक्ट नहीं करेगा,
ये पहले से अपना ऑक्टेट पूरा करके बैठा हुआ है, डैट मीन्स ये किसी से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये इसलिए मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन को लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन C2H4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हाइब्रिडाइजेशन पता होने के लिए सबसे पहले जो इसको लिखा हुआ है इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ के मतलब डेट मीन्स इसको हम लिखते हैं, तो C डबल बाउंड C होगा और H हमारा कितना दिया है, 4 दिया गया, तो एक H हमारा इधर हो जाएगा, एक H यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी सेम एक H यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से दीजिएगा, यह जो कार्बन है ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बना रहा है कहने का मतलब है ये क्या बना रहा है, 1 सिग्मा बना रहा है एंड वही पाई बॉन्ड बना रहे हैं। हमने सेम चीज़ लिखा हो, किससे, कार्बन टू कार्बन बना रहा है, ठीक है। एंड 2 सिंगल बॉन्ड, और 2 देखिए इसका सिंगल बॉन्ड है, डेट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि अभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी दिक्कत आ रहा है कि ये हमारा एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हुआ और ये फिर 2 सिंगल बॉन्ड से ये sp2 कैसे हो गया, तो फ्रेंड्स चिंता ना करें, फिलहाल अभी के लिए इस प्रश्न को आप एज इट इज़ याद करें। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखा था, ऑक्सीकरण अवस्था, सेम हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखेंगे यदि आपको यह नहीं आता होगा तो। फिलहाल हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, नहीं आता है तो कमेंट करना है, अगर अभी आप समझ गए तो इसे आप याद कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी हमने ऑक्सीकरण संख्या का बात किया, सेम आपको देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 में। थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजुअल हो। कह रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। पिछली वीडियो में जस्ट हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा था। तो जल्दी से अभी आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि क्या होगा बिना इस सॉल्यूशन को देखे हुए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा कंपाउंड है, यह न्यूट्रल है, यानी इसका सभी आयन का जब हम जोड़ करेंगे इज इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कैसे 1 होता है, वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था। कितने एटम है, तो 2 एटम है, ठीक है भैया, ये हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, जिसका हमें निकालना है उसके हम लोग x मानते हैं, तो ठीक है, सल्फर का x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, यानी -2 कितना एटम है, 4 एटम, इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया। यानी अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस ये x हो जाएगा, माइनस एज इट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 6 नहीं लिखेंगे, +6 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे इंक्लूड किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा गया विच गैस प्रोवाइड व्हेन डाइल्यूट HCl, मतलब डाइल्यूट HCl को Na2CO3 से रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस में निकलेगा। तो जब हम लोग डाइल्यूट मतलब HCl को रिएक्ट कराएंगे Na2CO3 से, तो ये कार्बोनेट है ना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CO2 गैस बना देगा। कैसे बनेगा, देखिए Na2 है, ये किससे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, इससे मिल के बन जाएगा 2NaCl, बोले तो आपका नमक बन गया, और एक H2O बन जाएगा, और इससे मिलके ये जो कार्बोनेट है ये मिलके किससे मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो ये जो CO3 है एसिड से मिलने के बाद ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कर रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मतलब पहले रेट ऑफ रिएक्शन मतलब 1 सेकेंड में हो रहा था, अब वो क्या रहा है, डबल हो गया, यानी 2 सेकेंड में हो जा रहा है, मतलब और भी एकदम तेजी से हो जा रहा है रिएक्शन, ठीक है। कब, वेन द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कितना, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इस फेनोमेना को क्या कहेंगे। तो देखिए ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये जो 10 डिग्री इंक्रीज हो रहा है ना, इसी फेनोमेना को पता है केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, Q10 फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आपने याद रखना है, मे भी पूछ सकता है Q10 फैक्टर, सेम इसके जगह पे टेम्परेचर कोफिशिएंट के जगह लिख सकता है Q10 फैक्टर के कारण हो सकता है, तो मे भी आ सकता है, डेट्स वाई इसी कारण से हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में छोटी छोटी चीज़ों को लिखा हूँ, आपके लिए लिखा हूँ, आप डाउनलोड करके पढ़ना जरूर फ्रेंड्स।
नेक्स्ट फ्रेंड कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब उससे जब आप लोग डिजॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा से मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब अपने अपने आयन में पूरी अच्छे तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली टूट जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा कह सकते हैं। तो इसमें देखिए NaCl है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कैसे, तो Na प्लस में हो जाता है एंड Cl माइनस में और घुल जाता है पूरा एकदम अच्छी तरीके से। तो ये क्या हमारा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोगों ने यूनिट 7 एंड 8 में पढ़ा है फ्रेंड्स। तो ये सब प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूनिट 7 और 8 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले उसे कवर किया फ्रेंड्स। एंड बात करें CH3, COOH एंड NH3 का, तो ये लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड जो ग्लूकोज है ये तो डिसोसिएट नहीं होता है, तो इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग स्टार मार्क करके रख लीजिए, ये एकदम 100% चांस से किया आएगा। देखिए ये नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा। कह रहा फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपके एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप लिखे रहेंगे एंड उसका नेम एंड उसका बोले तो स्ट्रक्चर भी रहेगा, आपको तो कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिए, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो अल्डिहाइड का पर्सनल ग्रुप की हम लोग बात करें तो वो हमारा हो जाता है CHO। अब आप पूछेंगे अल्डिहाइड का, ठीक है CHO है, OH किसका है, तो OH आपका किसका हो जाता है, अल्कोहल का हो जाता है। आप लोग पढ़े जरूर होंगे, मैंने यहाँ पे भी लिखा है एक्सप्लेनेशन में। OH क्या है हमारा, अल्कोहल हो जाता है। CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एंड COOH किसका हो जाता है, तो COOH हमारा कार्बोजिलिक एसिड होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा भी हुआ है COOH किसका है, कार्बोजिलिक एसिड। एंड NH2 किसका है, तो NH2 हमारा अमोनिया का हो जाता है, अमीनिया का हो जाता है। तो अपने इसे याद रखना है फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल रहेगा फ्रेंड्स। ऑफ पीएच कितना है, 0.01 नेम दिया गया मोलल था HCl सॉल्यूशन का। तो ठीक है, सबसे पहले यह निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पीएच दिया गया, ये जो घुला हुआ है, यानी पीएच क्या बताता है, मतलब उसमें H प्लस आयन कितना घुला हुआ है, कितना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कितना है H प्लस आयन जो हमारा है, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0.01 मोललता है ना। तो यहाँ M लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। तो आप याद रखिए H प्लस आयन मतलब पीएच करने का मतलब है ना उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना डिसोसिएट है, घुला हुआ। तो आप ये समझ गए H प्लस आयन इतना आया, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे, ये आपका हमारा पीएच का फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूला पे। तो फ्रेंड्स जब आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला बराबर पीएच का हमारा क्या हो जाता है, पीएच बराबर हमारा हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लॉग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा H प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला आपको पे H प्लस आयन कितना निकला था, तो 10⁻⁻2 निकला था। तो 10⁻⁻2 को, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस हमसे छूट गया, तो आपने ध्यान देना है, माइनस लॉग होता है, मैं गलती से भूल गया। तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। और H प्लस आयन अभी जो हम लोग निकाले ना कितना है, 10⁻⁻2 ना। तो यहाँ लिखते हैं 10⁻⁻2। अब आप लोग लॉग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, लॉग में जब भी कोई संख्या ऐसे ऊपर रहता है ना, ये वाला चीज़, तो ये ऊपर उठ के ठीक सामने आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग करेंगे, -2 ये जो उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। एंड ये पहले वाला जो माइनस है ये रहेगा ही, ये आपका माइनस हो गया। देन आपका लॉग क्या हो जाएगा, 10। एंड लॉग 10 का मान यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, तो लॉग 10 का मान आप लोग पढ़े होंगे 1 होता है। तो ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। एंड -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +2 आपका हो जाएगा। और 2 × 1 इज इक्वल टू 2। कोई भी डाउट हो ना इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, H प्लस आयन निकाल लिया, ठीक है। ये 10⁻⁻2 हो गया और लॉग के फॉर्मूला से -2 बाहर आ गया, माइनस माइनस +2 हो गया। और लॉग 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। आपने याद रखना, मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया विच एलिमेंट है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे बोले सबसे पहले आपको फ्लोरीन टिक करके आ जाना है। ग्रुप नंबर ये आपका कितना में रहता है फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 17 है। हाँ, तो आप लोग ग्रुप नंबर 17 को याद रखना है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। यूनिट 7 एंड 8 में हम लोगों ने जस्ट 2 दिन पहले पढ़ा है, तो उसका इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के सीरीज का। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स को करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट 7 में। यूनिट 7 एंड 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। उसका हम लोगों ने 3 पार्ट किया, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग कवर जरूर कीजिए। कह रहा है द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होता है, तो NH3 मॉलिक्यूल्स का शेप हमारा हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। उस वीडियो में मैंने आपको 4-5 क्या दिया था, मॉलिक्यूल्स दिया था, और बोला था कि इसका आपको याद रखना है, तो रखना है शेप। तो आप याद रखिए, इसका हमारा हो जाएगा क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राइगोनल बाई पिरामिड कैसे होता है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, और फिर बोले तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, आपका क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। मैथमेटिक्स का सबसे पहला प्रश्न जो लिया गया सेट से लिया गया, बोले तो समुच्चय से लिया गया। यहाँ पे कह रहा है सेट ए इतना है, सेट बी इतना है, एंड आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब है दोनों में भैया बताना है सेट ए और बी में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन आपका क्या है, यह बताना है। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है भैया 2 कॉमन मिल रहा है, लिख लिए 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इसका जवाब क्या करना है ना, कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन पूछा। मैं आपसे पूछता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा। मैं जस्ट आपको देखना चाहता हूँ आपको सेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आता है या नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में सेट से क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नहीं होगा तो सबसे पहले एक सेट का ओनली सेपरेट एक वीडियो करेंगे, वहाँ पे हम लोग सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और रिलेशन फंक्शन भी एक वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो फिलहाल आपने इसे कमेंट करना है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आपने कमेंट करना है नहीं आता है एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन जरूर करेंगे ए यूनियन बी। इसे स्क्रीनशॉट रखिए, आप वीडियो एंड होने के बाद कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है दी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव कहने का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना। तो इसका आपको सबसे पहले जनरल फार्मूला पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स बोले तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसी एक्स टू द पावर एन का, तो ये कितना होता है, तो ये हमारा हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे लॉग में पावर उठ के सामने आता है ठीक ही ऐसे ही हो जाता है, एंड एक्स टू द पावर n-1 हो जाता है। तो आपने इसे याद रखना है। डिफ्रेंसिएशन के जितने फार्मूले होते हैं आप लोग रिवाइज कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन से मोस्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लियर होना जरूरी है। फिलहाल चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो बोला एक्स स्क्वायर का करना है तो डी बाई डी एक्स, एंड आपका क्या होगा, एग्जाम में आपको इतना लिख के नहीं करना है फ्रेंड्स, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़े। तो क्या होगा, एन एन यानी पावर जो है वो बाहर आ जाता है उठ के, यहाँ देखिए एन यानी 2 हो गया, पावर कितना है 2 हो गया ना, एंड एक्स का एक्स रह जाएगा, एंड पावर n-1 पावर कितना है 2, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, डैट मीन्स 2 एक्स टू द पावर 2-1 1, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड कमेंट कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक वीडियो तो आपको इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक से आएगा अगर इंटीग्रेशन में यदि आपको प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा आपका कितना दिया गया 3/5 दिया गया 3/5, एंड थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन आपको कॉस थीटा पूछा है, ठीक है। तो आप एक फार्मूला देखे होंगे, बहुत बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग थीटा नहीं निकाल पाएंगे, कॉस थीटा को फ्रेंड्स निकाल सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपने वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स। तो प्रश्न में दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 3/5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी बोले तो
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब ज़रा देखिए क्या करेंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिएगा अभी हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में आएंगे। सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा 25। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16/25। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हमें कॉस थीटा चाहिए, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा ना, 16/25 हो जाएगा। यानी क्या निकलेगा 4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखा हुआ है, इससे आप पढ़ सकते हैं। 4/5 बोले तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस फार्मूला पे पुट करना और कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। कह रहा है इंटीग्रेशन करना है 2x का फ्रॉम 0 to 1, बोले तो ये देखिए लिमिट इंटीग्रेशन है, आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए आपको इसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको ऊपर करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जूम करके। ये इसका यहाँ पे जनरल फार्मूला 2 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फ्रेंड्स, मैं बट आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया हो तो। बट इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हमको x का करना है ना फ्रेंड्स, एक सेकेंड पेंसिल कलर चेंज फ्रेंड्स, 2x का करना है तो सबसे पहले क्या है ना, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन कीजिए या इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो ये आपका 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा x। तो x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ऊपर डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पावर माइनस करते थे ना, बट यहाँ पे पावर माइनस नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा ना आपका पावर प्लस। एक्स के पावर पहले कितना था 1, उस पर 1 ऐड हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो जाएगा। लिमिट कितना है 0 to 1 है। ठीक है, इसका अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला यही हो जाता है x⁴ n+1 डिवाइडेड बाई n+1। सेम देखिए n क्या था, इसका पावर था, पावर 1 था तो 1 में 1 जोड़े डिवाइडेड बाई 1+1 किए, x का x रह गया। चलिए अब इससे आगे आप सॉल्व कीजिए। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना रहेगा फ्रेंड्स ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमारा कितना हो जाएगा x² बन जाएगा। ठीक है, एंड बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड लिमिट हमारा क्या रहेगा 1 to 0। अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, इस 2 से हम लोग इस 2 को कट कर सकते हैं, ये बेचारा बाहर आ जाएगा एंड हमारा इसके अंदर बचेगा, लिमिट के अंदर x² ओनली, अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0। अब इसे देखिए हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x के जगह अपर लिमिट यानी इसको डालेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या करना है लोअर लिमिट, x के जगह लोअर कितना दिया 0 दिया, देन 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाता है एंड 0 का 0, डेट इज इक्वल टू आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आओ। फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होता है। वैसे आपको फार्मूला का सीट हम देंगे बट आपको खुद से नोट करते चलना है फिलहाल अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है दी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4। यहाँ पर थोड़ा मैट्रिक्स थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ, आप लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, सॉरी, बट टाइप करने में नहीं बना था, डेट इज़ वाई ऐसे मैं लिख दिया हूँ, बट क्वेश्चन में ऐसे है 1 2 है एंड 3 4 है। इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में करना है। डिटर्मिनेंट करना है, डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड आपका हो जाएगा 1 2 3 4। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ज़रा उन चीज़ों को आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रीन कलर वाले को देखिए, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी फ्रेंड्स मैं फिर से करके यहाँ दिखाता हूँ, गलती से इरेज हो गया। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, आप अभी बस इतना धीरे धीरे कर लीजिए, एग्जाम में आपको फास्ट करना है 1 2 3 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे पहला स्टेप है
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4 × 1 आपका 4 हो जाएगा। देन आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 3 × 2, 3 × 2 क्या करेंगे? 6 आएगा। इज इक्वल टू हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? -2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें, यदि आपका ए जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझिए होंगे, फिलहाल क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, देन ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी, ये होता है। इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आपने इसे याद रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस क्या करना है? इसको इससे करना है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड एक्स इज इक्वल टू -1। तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स होता ही नहीं, क्योंकि मॉड एक्स जो है ना, इसका मान कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? -1, जबकि 0 से छोटा है, तो इसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। आप ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप ध्यान दीजिए, मॉड एक्स का जो वैल्यू है ना, ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। आपके एग्जाम में 3-4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इसमें से मॉड एक्स का वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, तो मॉड एक्स का मान माइनस में पॉसिबल नहीं है, बाकी 0 और 0 से बड़ा पॉसिबल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, बट हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे 0 होगा फ्रेंड्स। यह बस आपको इसलिए दिए गए थे कि आप यह जान सको कि नेगेटिव कभी भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻³ एंड एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा? आपसे ये पूछा गया। एफ डैश एक्स कहने का मतलब है आपको उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x⁻³ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी dy/dx x⁻³ हम लोग करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? जो ये वाला जो पावर है वो बाहर आता है, 3 मल्टीप्लाई बोले तो ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। एंड पावर में से एक कम करते हैं तो 3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी 3x²। इसका हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। यानी बोले तो एफ डैश एक्स आपका क्या आया? एफ डैश एक्स बराबर आया आपका 3x²। अब हमारा क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? x के जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 डालेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 3 × 4 क्या हो जाएगा? 3 × 4 आपका 12 हो जाएगा, यानी 12 आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ हो जाएगा। ध्यान यह देना है, एफ डैश एक्स बोले तो डैट मीन्स उसको डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, एंड बोले एक्स बराबर कितना, जितना भी दे -1 -3 -4 जितना भी बोले उसे पुट करना है एक्स के जगह पे, जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड सिंगल टॉस ऑफ फेयर कॉइन, मतलब आपके पास एक कॉइन है, ठीक है फ्रेंड्स, आप एक कॉइन लिए, ठीक है, ले लिए। अब आप उसको टॉस कर रहे हो, उछाल रहे हैं। तो जब आप उछालिएगा तो आपका क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हो सकता है वो हेड है या टेल है। टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? टोटल पॉसिबिलिटी आपका 2 है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 चीज़ आ सकता है। बट जब आप एक बार उछालिएगा उसको, तो या दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा ना, दोनों चीज़ तो आना पॉसिबल नहीं है ना, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा। आइदर वो बोले तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी बोले तो इसका करेक्ट आंसर 1/2। बोले तो जितना पॉसिबिलिटी है वो आपका नीचे हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? हेड या टेल, 2 चीज़ पॉसिबिलिटी है, बट आ कितना सकता है एक बार उछालने पे? 1, यानी बोले तो 1/2 करेक्ट आंसर है। फार्मूला बेसिस से हम लोग इसे बाद में सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आगे इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बट सब क्वेश्चन फार्मूला नहीं कंसेप्ट से भी करना होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, द स्लोप ऑफ लाइन, आपको एक लाइन दिया गया है 2x + 3y = 6, देन आपको स्लोप पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सबसे पहले स्लोप का एक फार्मूला जान लीजिए, जब आप पढ़े होंगे। स्लोप बराबर निकालने के लिए हमारा एक इक्वेशन है। सबसे पहले स्लोप इक्वेशन पे हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं। तो हमारा वो हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है y = हमारा क्या हो जाता है? mx + c, बोले तो कांस्टेंट है। m क्या है? m आपका स्लोप है। तो सेम इस इक्वेशन को हमको इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख के देखते हैं क्या आता है। y = पूछा है ना, तो हम लोग y को इधर रखते हैं, 3y = क्या हो जाएगा? -2x, इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और +6 का 6 हमारा रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से यदि हम लोग y निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा -2x + 6 / 3 हो जाएगा।
अब ये देखिए आगे जस्ट क्या होगा, आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है फ्रेंड्स। इस थ्री को हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस ये 3 से कितना बार में, 2 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काटिए, यह गलत है, बट एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ये, तो इस स्टेप के बाद आपका यह फॉर्म में आएगा। अब ये जरा इस आप इक्वेशन को देखिए, अब आपको जरा देखने से नहीं लग रहा है, ये आ गया y आ गया, ये जो चीज़ है यही वाला ना भैया m है, और x आपका यहाँ है, c बोले तो कांस्टेंट है, बोले तो स्लोप क्या हुआ, -2/3 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे आपने समझ के रखना है, आपको इस इक्वेशन पे फिट करना है, m बराबर क्या होता है, स्लोप होता है, आपको यह याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा इसे ध्यान देना है आपको। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब फर्स्ट 10 टर्म का आपको सम बताना। अर्थमेटिक सीक्वेंस आपका दिया हुआ गया 2 5 8 इस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है, तो ऐसा 10 टर्म यानी 10 टर्म तक, अभी 1 है 2 है 3 है ना, ऐसा 10 तक जाएगा, ये उतना तक का सम कितना होगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, एन बराबर आपका क्या हो जाता है, n/2। इन बोले तो क्या, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना टर्म, यहाँ 10 दिया गया, हो सकता है 100 भी दिया रह सकता है ना, तो इनकी जगह 100 डालना है, n/2 मल्टीप्लाई 2a। ए बोले तो क्या, उसका पहला पद स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है भैया, तो स्टार्टिंग 2 से हो रहा है, ठीक है, प्लस n-1। n आपको पता है ना क्या है, n वही है ना जितना नंबर ऑफ टर्म दिया गया, -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी क्या है, 2 में से 5 घटाइएगा 3, जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना, 5 में से 8 घटाइएगा 3, इन दोनों के बीच देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, आगे ही बोला है ये अर्थमेटिक में, अगर नहीं बोला होता तो हमें चेक करना रहता है ये अर्थमेटिक में है या नहीं। कैसे चेक करते, 5 में से 2 घटाते 3 आता, 8 में से 5 घटाते फिर 3 आता, यानी अर्थमेटिक में, यानी डी जो होता है डिफरेंस होता है, ठीक है, एंड इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया गया हम लोग इस पर पुट करेंगे। इनका मान कितना दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 10/2, मल्टीप्लाई ए कितना दिया गया, स्टार्टिंग कितना से हो रहा है, तो 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस एन कितना है हमारा, एन हमारा क्या दिया गया है, तो 10 दिया गया है, -1 करेंगे, फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाई डी कितना है, डी बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 में से 2 गया 3 आ रहा है, 8 में से 5 गया 3 आ रहा है। अब आपको इसे सॉल्व करना और आंसर को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और इसका पीडीएफ आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर ले, क्योंकि ये जो हम लोग 30 क्वेश्चन देखे ना, ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ रहेंगे क्वेश्चन, एग्जाम देने के आने के बाद आप लोग मैच कर लेना। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसमें जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे, फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैंने उठाया हूँ एमसीक्यू को, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने उसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम से उठाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की बात करें ना, ट्रिगोमेट्री वीवीआई, कैलकुलस मोस्ट वीवीआई से आप लोग याद रखिए, कैलकुलस आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखना है, एंड अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीट 2 जल्दी आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। जय हिंद।